नमस्कार। एफएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। माइकॉन में आज बात उस उड़ान की जिसने सिर्फ आसमान नहीं नापा बल्कि विकास और राजनीति दोनों की दिशा बदलने का दावा किया है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट और इसकी सबसे बड़ी कहानी है वहां के किसान, जिन किसानों ने अपनी जमीन दी। आज वही किसान पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास पर उनका सम्मान किया। तस्वीरें सामने आई और साथ ही शुरू हो गई एक नई राजनीतिक बहस। कहा जा रहा है कि साफ नीयत, सही मुआवजा और परिवार को रोजगार की गारंटी ने वो कर दिखाया जो देश के कई बड़े प्रोजेक्ट नहीं कर पाए। ना आंदोलन, ना हिस्सा, ना लंबी लड़ाई और देश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तैयार। लेकिन क्या सचमुच जेवर के भूमि अधिग्रहण का नया इतिहास रच दिया है? क्या किसानों को साथ लेकर विकास का ये मॉडल पूरे देश में लागू हो सकता है? क्या योगी सरकार ने किसानों का भरोसा जीतकर विपक्ष के किसान कार्ड की धार कुंद कर दी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये विकास की सफलता है या फिर चुनावी राजनीति का नया नैरेटिव? इन्हीं जटिल, संवेदनशील और महत्वपूर्ण सवालों के साथ आज हम करेंगे इस विशेष चर्चा की शुरुआत, जिसको लेकर लखनऊ में एफएम न्यूज ब्यूरो चीफ मौजूद हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। तो सीधे आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां मेहमानों से खास बातचीत करेंगे अमरेंद्र प्रताप सिंह। धन्यवाद दिव्या। माइकान शो में एक बार फिर से हम जनता के बीच हैं। जनता के सवालों को विशेषज्ञों के पास तक ले जाने का और उनसे जनता के लिए जवाब ले आने का जिम्मा है हमारा, और इस जिम्मा को हम लगातार निभाने का प्रयास करते हैं। जिम्मेदारी को केवल जिम्मेदारी नहीं मानते, अपना धर्म मानते हैं, क्योंकि हम पत्रकार हैं और हमारा काम है एक रिपोर्टर के रूप में रिपोर्ट पेश करना। आज भी एक बड़े मसले पर हम एक रिपोर्ट पेश करेंगे, हमारे माध्यम से नहीं, हमारे इन मेहमानों के माध्यम से जो कि आपके सामने मौजूद हैं। हम अपने कैमरामैन राहुल विश्वकर्मा से कहेंगे एक एक करके सबको स्क्रीन पर दिखाएं ताकि हम सबका परिचय कराएं। हमारे सबसे पहले मेहमान आज के हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सीनियर दिनेश शर्मा सर हैं। पश्चिम से आते हैं, बिजनौर से मूल निवास है और पश्चिम की राजनीति पर, वहां के मसलों पर, विकास मॉडल पर खुलकर बात करते हैं। अशोक गुप्ता, डॉक्टर अशोक गुप्ता, समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता, बहस में भी उलझ जाते हैं लेकिन अच्छे तथ्य भी निकाल कर आते हैं और कई बार सत्ता पक्ष को एकदम साफ साफ आईना दिखाते हैं। अब आ जाते हैं सत्ता पक्ष के पास। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट हैं, प्रवक्ता हैं। देखने में मामूली लगते हैं लेकिन घाव करे गंभीर, बोलते बहुत तगड़ा तगड़ा है। और सबसे लास्ट में हमारे वरिष्ठ मनमोहन सर जी, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक अलग अलग दलों को कवर किया है, बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इन सबको एक बीट के रूप में लंबे समय तक कवरेज देना और ऐसे संवेदनशील मसलों की गहन जानकारी रखना उनकी अपने आदत में शुमार रहा है। इसलिए आज हमने इन्हें आमंत्रित किया है। आपसे ही शुरुआत करेंगे। न हिंसा, न आंदोलन, न लंबी लड़ाई, और जेवर एयरपोर्ट से पहली उड़ान उड़ के लखनऊ आई। वो जो पहली उड़ान उड़ के लखनऊ आई उसमें 172 किसान और उनके परिवार के लोग थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर उनका स्वागत हुआ। ढेर सारे लोगों ने उनमें से अपनी बात कही। क्या एक मॉडल है नया ये कि जहां पर भूमि अधिग्रहण जैसे मामलों को लेकर मुश्किलें अब नहीं पैदा होंगी? भूमि अधिग्रहण को लेकर होने वाली हिंसा, आंदोलनों, विवादों का, कोर्ट के मसलों का अंत हो जाएगा? और क्या ये एक नए प्रकार का किसान कार्ड है जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और धीरेन्द्र सिंह सफलतापूर्वक खेल रहे हैं? देखिए, जो पहली बात तो मैं आज उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा स्वर्णिम दिन है। इस बात के लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता और सरकार को भी बधाई दूंगा कि ये नोएडा का जो जेवर एयरपोर्ट है, एक लंबे करीब 2.5 दशक के अंतराल के बाद ये आज मूर्त रूप ले पाया और पहली फ्लाइट वहां से चली और उसमें वो लोग आए हैं जो मूलतः जो उस जमीन जिन्होंने अपनी एयरपोर्ट को बनाने में दिया। दूसरा रहा सवाल आपका, तो ये 2001 से जब यहाँ पर राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय जेवर एयरपोर्ट का मसले को बनाने का रखा गया था और उस समय ये रखा गया था कि दिल्ली एयरपोर्ट पर लगातार भीड़ बढ़ती है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो एक नज़दीक बनाया जाए। अब समय के हिसाब से 2002 में सरकार चली गई भारतीय जनता पार्टी की, फिर गठबंधन की सरकार बनी, ऐसे चलता रहा। आते आते ये एयरपोर्ट जो जेवर से बनने के बजाय ये
आते आते फिरोजाबाद जिले में हिरन गांव तक आ गया समाजवादी पार्टी के यहाँ। तो एक समय जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उस समय ये हुआ कि इसको हिरन गांव में बना लिया, उसके लिए जगह भी चिन्हित हो गई। अब ये आज खैर वो बन नहीं पाया, और इसके पीछे लेट लतीफी की वजह जो मैं समझ पाया वो ये थे कि दोनों जगह पर कहीं केंद्र का रोड़ा होता था तो कहीं प्रदेश सरकार का रोड़ा होता था। सामंजस्य बन ही नहीं पाया। सामंजस्य नहीं बन पाया, और ये इत्तेफाक है कि इधर 12 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो 9 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसका नेतृत्व योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अब रही बात जेवर में जो जमीन का, जो आपने एक विषय उठाया कि जमीन का विवाद नहीं हुआ, किसानों से बिना झगड़ा बिना आंदोलन ये सब हो गया, तो एक इसका मॉडल मैं कहूंगा कि अब आपको थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूँ। जो आगरा एक्सप्रेस वे बना समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसमें जो मुआवजे का जो निर्धारण किया समाजवादी पार्टी और उसके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने, जो अवधारणा दिया कि जो किसानों से जमीन ली जाएगी उसका 4 गुना मुआवजा सर्किल रेट पे दिया जाएगा। बड़ा परसेप्शन था, वो बड़ा परसेप्शन था, और 302 किलोमीटर का आगरा एक्सप्रेस वे बनके तैयार हो गया बिना किसी आंदोलन झगड़े और उसके। वहां से उस सरकार ने उसको अडॉप्ट किया, और उसमें जेवर के जो विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह जी, उन्होंने मैं इस बात को भी उनकी सराहना करूंगा कि जो प्रतिनिधि होता है, क्षेत्र का जो प्रतिनिधि होता है, वो प्रतिनिधि भी अपनी जनता और जिस सरकार में वो जहां वो जिस सदन के लिए चुन के गया है, क्षेत्र की भूमिका निभाया, उसमें उन्होंने धीरेन्द्र सिंह जी ने भूमिका निभाई। और किसानों से मेरी जो जानकारी है, कई चरणों में बैठ करके उन्होंने किसानों से बात किया, कन्विंस किया, और कई अवसर पर ऐसा हुआ कि मंत्रियों को ले गए, अधिकारियों को ले गए, या कुछ ऐसे किसान थे जिनको ला करके यहाँ सीधे मुख्यमंत्री से तालमेल कराया। और इसमें सबसे बड़ी चीज उनकी भूमिका बनती है। और उसमें मुआवजा जब ये तय हो गया कि उनके हिसाब से उनको मुआवजा मिला, तो किसान भी अपनी जमीन देने को तैयार हो गए। अब कुछ ऐसा भी होता है कि जो डेवलप्ड एरिया होता है उसका कुछ हिस्सा किसानों को देने की बात होती है। 3 चीजें आपने कही, एक तो अखिलेश यादव द्वारा शुरू किया गया आगरा एक्सप्रेस का नो विवाद मॉडल, दूसरा विधायक धीरेन्द्र सिंह की जनप्रतिनिधि के रूप में बड़ी भूमिका, और तीसरा किसानों की संतुष्टि। जी जी, तो अब किसान जब उनकी भावना के अनुरूप, मांग के अनुरूप यदि उनको पैसा मिल गया और उसके हिसाब से उनको और सुविधाएं मिल गई, तो स्वाभाविक तौर से कि हम ही अपना मकान बेचना चाहेंगे, जमीन बेचना चाहेंगे, तो हमको हमारी डिमांड है 1 रुपए की और हमको 1 रुपया मिल रहा है, तो हम क्यों झगड़ा करेंगे। बहुत अच्छा विश्लेषण राहुल सर ने किया, और मुझे स्टार्ट करने के लिए जो ओपनिंग चाहिए थी मनमोहन सर ने वो हमें दी, और हम आते हैं दिनेश शर्मा सर के साथ। देखिए, उन्होंने हमें जेवर एयरपोर्ट के बनने की कहानी पर जो तथ्यगत बातें थी वो खिल के बताई। अब बनने के बाद जब पहली उड़ान उड़ गई है, 172 वो लोग सुनते थे कभी कि चप्पल वाले बैठेंगे हवाई जहाज की यात्रा करेंगे, आज जब वो लोग निकल रहे थे एयरपोर्ट से, लखनऊ एयरपोर्ट से निकल के बाहर आ रहे थे, चश्मा लगाया ताऊ लोग, बहुएं घूंघट यहां तक डाले, बड़ा अद्भुत दृश्य था। क्या फर्क पड़ेगा पश्चिम की राजनीति पर इस एयरपोर्ट? पश्चिम की राजनीति में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर एयरपोर्ट, जी, जेवर एयरपोर्ट और डबल इंजन की सरकार। एक तरफ दिल्ली में नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी, इसीलिए कहा गया है कि डबल इंजन की सरकार ही विकास कर सकती है। अगर एक सरकार कोई दूसरी है और कोई दूसरी एक अलग हो तो विकास कार्य बाधित होते हैं। ये बात मनमोहन सर ने अलग तरीके से बताई कि केंद्र और राज्य का मसला बन नहीं पाया। कारण था ना, उसमें अलग अलग सरकारें थी, अलग अलग विचार थे लोगों के, और उसके ऊपर राजनीति। पश्चिम उत्तर प्रदेश बहुत डोमिनेट करता है पॉलिटिक्स को, खास तौर से वहां पर जाट समुदाय, गुजर समुदाय, ये ऐसी मार्शल कौम है जिनके अपने राजनीतिक हित हैं, जिनके अपनी राजनीतिक सोच है, जो अपनी अपनी लीडरशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उसमें जाहिर सी बात है कि पॉलिटिक्स तो आएगी ही आएगी। यानी इस एयरपोर्ट के बनने के बाद वहां की पॉलिटिक्स में फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा, बिल्कुल एक तरफा रास्ता बन गया वहां पर। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछले समय देखते आए थे कि कोई इधर कोई उधर, अब सब एक जगह हैं। क्यों? कि किसी के पास ये सवाल नहीं बचा है कि यहाँ के लिए केंद्र ने और योगी सरकार ने क्या किया। जेवर एयरपोर्ट कोई मामूली कोई जवाब है, उपलब्धि नहीं है। तो मैं आता हूँ आपके पास में, लेकिन इससे पहले मैं सत्ता पक्ष के जाऊं, राहुल पक्ष से भी बात करें। अशोक जी, सर ने बताया, और वो एक भी बात ऐसी नहीं बोलते जो तथ्यगत ना हो। मनमोहन सर, उन्होंने कहा 2001 में जब यहाँ राजनाथ सिंह की सरकार थी तब इसकी शुरुआत की गई थी, इसका नाम आया था, इसकी प्लानिंग बनी थी।
फिर उसके बाद वो सरकार चली गई, फिर आपकी सरकार आई, फिर मायावती जी की सरकार आई, फिर आपकी सरकार आई, लेकिन जेवर एयरपोर्ट न बन पाया। कारण क्या था? क्यों आप लोग बड़ी चीजों पर निर्णय नहीं ले पाए? उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव ने एक मॉडल बनाया आगरा एक्सप्रेस वे, लेकिन वो बनते बनते सरकार ही चली गई। आमरेन जी, 2014 में एक नारा चला था, बहुत वो लोकप्रिय नारा हुआ था, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में उड़ेंगे। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा समाजवादी पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने जो न्यू डाली थी 2012 में जेवर एयरपोर्ट की, आज उसकी उड़ान भरी गई और आम किसान को वहां से उड़ान भरा करके लखनऊ लाया अरे गया। वो तो करें 2001 में राजनाथ जी ने शुरू किया था, आप करें 2012 में अखिलेश यादव ने डाली थी, बीच में पिताजी को भूल गए उनके। 2012 में जो न्यू भरा गया था उसका उड़ान, कौन सा न्यू भरी गई? उसका उड़ान जेवर एयरपोर्ट का उसका उड़ान आज भरा गया और ये देख करके अच्छी बात है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, मतलब 2012 में अखिलेश यादव को न्यू भरी थी, उसे पर आगे इमारत बनी। 2012 का जो ये सारा राबा ढाबा इसका तैयार किया गया था, मनमोहन सर के पास दोबारा जाऊंगा, बता देंगे सब। गिरहित के लिए 2012 को समाजवादियों कहीं से रिकॉर्ड उठा करके रिकॉर्ड देख लीजिए। 2012 की समाजवादी सरकार ने इसका न्यू डाला था और जिसका, लेकिन क्वेश्चन ये नहीं बनता है कि आपने 170-72 किसानों को जहाज में उड़ा करके फोटो सेशन चला दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी हाल चाल पूछे, आधे से पूछे। पहले ऐसे फोटो सेशन कराते थे उड़ा के किसानों को। हम सर्वांगीण विकास, ही के दिन आप किसानों के लिए ऐसा कह देंगे? हम सर्वांगीण विकास पे भरोसा करते थे। किसान नहीं आते क्या? इस उड़ान से कतनिया के किसानों का क्या होगा, आजमगढ़ के किसानों का क्या होगा, बलिया के किसानों का क्या होगा? हाँ होता। आज मुख्यमंत्री जी यदि किसानों की जो बढ़ी हुई यूरिया, पोटाश, डीएपी, जिंक का जस्ट डबल रेट है, उसको किसानों को सही रेट में दे देते। चलो और छोड़ दो, जो 172-170 लोग आए थे, पक्का फिगर अभी नहीं पता है, 170 आए 172 आए। हाँ, चलो मान लो। काश उन्हीं किसानों को, उनके परिवार वालों को नौकरी दे देते, एक नौकरी दे देते, उनका भी पक्का मकान बना देते। पूछ लेते हैं। वैसे हमारे पास जो जानकारी है, जमीन का मुआवजा, जमीन भी और नौकरी भी, ये सब जिसको जहां जरूरत थी उसको मिला है। लेकिन एक बात बताओ, ये तो कह रहे राबा ढाबा हमने बनाया, 2012 में हमारी सरकार ने बनाया, उसी पर नींव पर। देखिए राबा ढाबा, ये इस तरह की भाषा शैली समाजवादियों की पुरानी पहचान है, तो इन्होंने अपनी उसी भाषा शैली में बात कहा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी, न्यू हमारे अखिलेश यादव अध्यक्ष जी ने भरी। अरे न्यू सुनिए, न्यू इन्होंने रखी थी, क्या कर पाए? 2001 के बाद समाजवादी पार्टी की 2 बार सरकार आई। और सुनिए, डबल इंजन की बात हो रही थी, तो 2012 से और 17 के बीच से पहले भी, जब 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, उसमें भी यूपीए में सहयोगी थे, और जब इनको सत्ता 2012 में मिली थी, तभी केंद्र में ये सहयोगी सत्ता में थे। क्यों नहीं आपस में तालमेल इन लोगों ने कर लिया? 172 किसानों को लाना क्या हो गया? अभी ये देखिए, यही तो बात है कि ये सब जनता की नब्ज को नहीं पकड़ पाते, जनता को क्या अच्छा लगता है ये वो नहीं समझ पाते, इनको क्या अच्छा लगता है ये भी वो बोलते हैं। आप उनके चेहरों का भाव आपने देखा? जब पूरा कार्यक्रम देखा, आपने देखा उनके चेहरे पे क्या खुशी थी, उनके अंदर क्या खुशी थी? उनके अंदर सिर्फ खुशी इस बात की नहीं थी कि वो जहाज में बैठे हैं, उनके अंदर खुशी थी कि वो उत्तर प्रदेश को एक विकसित उत्तर प्रदेश बनाने में जो इनका योगदान था, जो इनका सहयोग था, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया। जिसके लिए उनको सम्मानित किया गया, और वो भी इस बात को अंदर अंदर मान रहे थे कि हम एक विकसित भारत को और एक विकसित उत्तर प्रदेश को बनाने में हमने योगदान दिया है। और सूबे के मुखिया के सामने बैठे, सूबे के मुखिया के सामने बैठे, उनको उसका सम्मान मिलना चाहिए जैसा किसानों को मिलना चाहिए। उनकी भूमि उन्होंने दी है, भूमि किसी के लिए मातृभूमि होती है, और उन्होंने राष्ट्र के विकास के लिए अपना समर्पण कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब कुबेर भी आना चाहते हैं जेवर में, कुबेर भी आना चाहते हैं जेवर में। सर, उन्होंने एक बात कही, मैं आपके पास इसलिए आता हूं कि आपके पास तथ्य है। उन्होंने कहा 2012 में राबा ढाबा अखिलेश यादव ने बनाया था, हमारी बनाई हुई नींव पर यह इमारत बनी। नहीं, देखिए उस समय ये बात केंद्र सरकार में चली थी, समाजवादी पार्टी में 2015 का इशू था, और उस समय ये बात आई थी कि जेवर बनना है। तो 12 में जब यूपीए सरकार थी, और उस समय भी ये प्रयास हुआ था कि यहाँ पर बनेगा, तो केंद्र सरकार भी इस प्रयास में थी कि बनेगा, बनना चाहिए।
मगर कुछ जमीन का मुआवजे को लेकर के उस समय कोई पॉलिसी डिसाइड नहीं थी कि किस तरह का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि टप्पल वाला एक कांड हुआ था अलीगढ़ में, टप्पल वाला। तो ये भट्टा परसोल भट्टा परसोल ये सारी चीजें हुई थी। तो उस वजह से ये आया था, किसान अपनी जमीन देने को तैयार नहीं था, क्योंकि जमीन का जो रेट था वो उस समय 4 गुना मुआवजे वाला नहीं था। तो ये एक नीच किसानों का विरोध भी उसमें फंस रहा था। फिर कहाँ-कहाँ की कितनी जमीन ली जाएगी ये विषय यानी वो न्यू वाली बात हवा हवा है। नहीं, न्यू वाली बात नहीं है। उसका कुछ केंद्र सरकार ने, तत्कालीन केंद्र सरकार ने जो मांगा था, तो चूंकि राज्य सरकार के बगैर प्रस्ताव कोई बना के हाँ, दिया तो था। प्रस्ताव भेजा होगा। वो जो भी प्रस्ताव भेजा उस पर सहमति नहीं बनी होगी। फिर इलेक्शन आ गया 14 में। फिर मैंने आपको बताया भी कि बाद में समाजवादी पार्टी की सरकार में फिर एक प्रस्ताव ये भी आया कि जब ये बीजेपी की सरकार बन गई, 2015 का शायद इशू है, कि वो फिरोजाबाद और आगरा के बीच में केंद्र में बन गई। हाँ, तो फिरोजाबाद और आगरा के बीच में इसको बना दिया जाए, वो हिरन गांव वाला जो मैंने बोला। हाँ, बोला जो आपने। तो ये इस तरह का है। मगर मेजर प्रॉब्लम उस समय जमीन की किसान देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि भट्टा परसौल, टप्पल ये इतनी बड़ी घटनाएं हो गई थी, कई किसान उसमें मर गए थे। फिर भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन, किसानों का अच्छा, आंदोलन, इधर योगी जी को 2 सरकार लगातार का मौका मिल गया और चीजें कन्विंस कर ले गए। तो नहीं, मगर कन्विंस कर लेगा नहीं। फिर मैं आपको कहूंगा, वो जो आगरा एक्सप्रेसवे का जो मॉडल, जो हाँ, उसका उन्होंने अच्छे मॉडल का लाभ वो मॉडल किसानों को पसंद आया। हाँ, और 4 गुने मुआवजे क्यों, का। वो सरकार का, यूपी सरकार का डिसीजन है। तो वो सरकार जब एक बार एक किसानों को दे चुकी है, तो वो दूसरों को भी देगी। तो ये एक विषय था जो किसान इस बात पर भी एग्रीड हुए। और फिर चूंकि सर्किल रेट बढ़ा, जो सर्किल रेट था, उसे सर्किल रेट भी बढ़ गया 2001 से लेकर के 26 तक, 25 अच्छा तक। सर, क्या आप मानते हैं कि सरकार की मंशा भी कहीं न कहीं बड़ा रोल निभाती है इसमें? नहीं, किसी भी विकास में होता है ये। तो यदि जैसा भी अब दिनेश जी को मैं सुन रहा था कि डबल इंजन की सरकार, देखिए केंद्र प्रदेश में यदि एक ही दल की सरकार होती है, आप देखिए ना कांग्रेस की सरकारों में, जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार रहती थी, दिल्ली में भी कांग्रेस सरकार रहती थी, तो विकास के काम उस गति से होते थे, होते रहे। तो कई बार ऐसा होता है कि जब राज्य सरकार जो करना, जैसे अब आपने मैं बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि लखनऊ में जो मेट्रो का काम शुरू हुआ पहली बार, लखनऊ की जो मेट्रो बनी वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी। अब उस मेट्रो के बनाने के लिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मगर उसने कोई सहयोग नहीं किया। तो राज्य सरकार ने, मतलब अखिलेश यादव ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार के फंड से व्यवस्था करके करीब 3,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके लखनऊ में मेट्रो काम शुरू कराया। तो अब ये दोनों जगह अगर एक दल की सरकार हो तो ज्यादा सामंजस्य ये समझ निश्चित तौर पर। एक सवाल और, उन्होंने कहा मैसेज पॉलिटिक्स, हमने सुना है, आप सबको बोलते सुना है कि ये जो आयोजन बड़े होते हैं ये मैसेज पॉलिटिक्स के लिए होते हैं, कि राजनीति में एक मैसेज जाए कि हाँ सरकार की मंशा अच्छी है, सरकार किसानों का सम्मान करती है। और शायद आज का आयोजन भी उसी संबंधित था। लेकिन उन्होंने एक सवाल उठाया, 172 लोगों को बुलाने से क्या होता है? देखिए 172 का मतलब वो नहीं है कि 172 किसान वो होंगे बड़े किसान जिनकी जमीन उसमें गई होगी। ये एक सम्मान देने का है। ये एक राजनीतिक पहल भी हो सकती है सरकार की, क्योंकि अब हम लोग 4 महीने बाद चुनाव में जाने वाले हैं। मेरे हिसाब से नवंबर या दिसंबर में चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा का हो जाएगा। तो दिसंबर तक चुनाव हो जाएगा, तो अब बहुत समय है नहीं। तो एक ये भी तरीका होता है, दिशा में इस कदम को भी और मानते हैं इस सर आप? कदम को मान सकते हैं। मगर मैं नहीं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की उस पश्चिमी जो प्रदेश है, वो जेवर एयरपोर्ट एक निश्चित तौर से एक विकास का एजेंडा, विकास का एक बहुत प्रमुख हो सकता है, मगर वो राजनीतिक माइलेज ये किसी को देगा। आप देखिए जेवर एयरपोर्ट से आपको क्या होगा, मुजफ्फरनगर वाला जेवर नहीं आएगा, वो दिल्ली जाके पकड़ेगा। हर व्यक्ति की अपनी एक, मेरठ वाला जेवर क्यों आएगा, वो हाँ, सब कुछ इससे बदल नहीं जाएगा। सब कुछ नहीं बदल जाएगा। ठीक बात है, बहुत अच्छा बात आप सर कहा। दिनेश शर्मा सर के पास में जाता हूं और सवाल अगला है, और सवाल जैसे मैंने पिछली बार आपसे पूछा, सवाल वैसे ही है। क्या जेवर एयरपोर्ट, चाहे वो अखिलेश यादव ने जो सड़क बनाई थी आगरा एक्सप्रेस वे, वहां से किसानों का 4 गुना मुआवजा उठाया गया हो, चाहे सरकार की मंशा की बात कर लें, चाहे दोनों जगह डबल इंजन की सरकार थी इसलिए चीजें गति पा गई, इसकी बात कर लें, लेकिन लब्बुल लुआब एक ही है कि एक मॉडल बना, नो विवाद मॉडल। क्या ये नो विवाद मॉडल आने वाले समय में देश के लिए एक रास्ता दिखाने वाला मॉडल होगा और इसको हर जगह अपनाया जा सकेगा, या ये यहीं खत्म, यहीं से शुरू, यहीं खत्म? मनमोहन ने अभी बहुत अच्छी बातें की और एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट हमारे सामने रखा, एक जो जानकारी उस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए जेवर क्या नहीं देगा, रोजगार देगा। आसपास के जितने भी इलाके हैं
वहां पर जो भी किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्याएं थी उनका समाधान करेगा, अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, एक कनेक्टिविटी जो है उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। क्या नहीं चाहिए आपको? आपको यही तो चाहिए ना। तीसरा चरण पूरा होते होते 7 करोड़ पैसेंजर्स प्रतिवर्ष की संख्या वहां पर आ सकती जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जेवर के आसपास का इलाका, जैसे कहें कि जेवर से क्या मिलेगा, एक सवाल अभी आया ना, क्या मिलेगा? वहां पर क्या ये कम है कि रोजगार, अर्थव्यवस्था, किसानों की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और उन लोगों की अर्थव्यवस्था जो कनेक्टिविटी से जुड़े हुए, जो ट्रेवल करते हैं, पूरे इलाके को कनेक्टिविटी से जोड़ दिया गया। ये कम बड़ी बात नहीं है। इसका असर आपको देखने को मिलेगा। इसका असर और भी आपको मिलेगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर एक ऐसी मुहिम है कि जहां तहां जो हवाई अड्डों को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। जैसे गंगा को जोड़ने का एक प्लान आया था, नदियों को जोड़ने का एक प्लान आया था। इसीलिए कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जेवर एक मैसेज है बहुत बड़ा। और राजनीतिक दृष्टि से अगर आप सोचें तो वो तो राजनीति का गढ़ है, वो इलाका पूरा का पूरा। हर आदमी वहां पर राजनीति से जुड़ा हुआ है। लोग अपने एक नए सिरे से अपनी चीजों को मैनेज करेंगे, देखेंगे। क्या ये कम बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। इसका चुनाव पर बहुत असर पड़ेगा। 2027 के चुनाव पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसकी बहुत बड़ी इसकी एक छवि बनकर सामने है। आएगी। जो धीरेन्द्र सिंह ने किया, क्या वो बाकी जनप्रतिनिधियों के लिए एक मॉडल है? बिल्कुल, बिल्कुल मॉडल है। धीरेन्द्र सिंह ने अपने क्षेत्र के लिए अपने किसानों को ये समझाया कि जेवर एयरपोर्ट की क्या विशेषताएं होंगी, ये हमारे किस किस काम आएगा, और वही चीज सामने आई। मुख्यमंत्री जी ने और क्या कहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यही तो कहा है कि इस जेवर एयरपोर्ट का लाभ क्या है। क्या जरूरत थी किसानों को हवाई जहाज में भर के लाने की? क्यों? क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा योगदान, और उनको ये समझाना कि आपके इस योगदान से उस क्षेत्र के अंदर विकास की दिशा और दशा दोनों बदल गई है। मैसेज पॉलिटिक्स। यस, बिल्कुल। मैं पूछ लेता हूँ विपक्ष से, आप बताओ भैया, जो धीरेन्द्र सिंह कर गए, एक जनप्रतिनिधि, ना वो मंत्री हैं, ना वो मंत्री इससे पहले कभी रहे, और जैसे बाकी विधायक हैं वैसे ही वो भी विधायक हैं। लेकिन जिस प्रकार से मनमोहन सर ने भी बताया कि धीरेन्द्र सिंह ने एक जनप्रतिनिधि के रूप में वास्तव में लगातार अपनी भूमिका का निर्वहन किया और सफल निर्वहन करके आज के कार्यक्रम में भी धीरेन्द्र सिंह निश्चित रूप से बहुत अलग उकेरे दिख रहे थे। आपके भी विधायक हैं 100 से ज्यादा, इससे पहले सरकार भी रही आपसे, ऐसा कोई मॉडल बाकी विधायक क्यों नहीं पेश कर? देखिए, विकास होना चाहिए, हम लोग विकास के समर्थक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछना चाहूंगा, 6 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए, उसका क्या हाल है? क्या वहाँ से जरा याद है, एक आध बता दो। सब आजमगढ़ से लगा के कुशीनगर सब याद है, एक एक गिनवा देंगे। बंद हो गए, सब बंद पड़े हैं। आखिर में इनको क्यों बंद कर दिया गया है? क्या वहाँ की जनता को विकास नहीं चाहिए? वहाँ के किसानों को विकास नहीं चाहिए? वहाँ के लोगों को मुआवजा नहीं चाहिए? अब रही बात जेवर एयरपोर्ट की, जेवर एयरपोर्ट की बात चल रही, उस पर आ जाते हैं। लगभग 5000 हेक्टेयर जमीन जो अधिग्रहित की गई है, आज तक अधिकांश किसान मुआवजा के लिए लेफ्ट राइट कर रहा है, अड्डा अदालत घूम रहा है, पुलिस प्रशासन और डीएम कचहरी में हाजिरी लगा रहा है। हमें तो एहसास नहीं दिखा। नहीं, वो आपको नहीं दिखा। अब आप कौन सा चश्मा लगाए थे? हम कार्यक्रम में गए थे। नहीं, आप कार्यक्रम में गए थे, आप 72 को देख रहे थे, और हाँ 172 को देख रहे थे। हम 72 लाख की बात कर रहे हैं। 72 लाख की जमीन कहाँ गई? नहीं, 72 लाख, 5000 हेक्टेयर में कंपनी में कुछ नहीं, 8000 से ज्यादा गाँव गए, 8000 से ज्यादा किसानों की जमीन गई है। तो हम तो उनकी बात कर रहे हैं। 172 वो है जिनको मिल गया, बाकी नहीं मिला। लेकिन मैं देखिए, आज लखनऊ में फोटो सेशन था, और उस फोटो सेशन से भारतीय जनता पार्टी या डबल इंजन की सरकार को कुछ होने वाली नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार, अभी मैं सुन रहा था, वरिष्ठ पत्रकार जी बोल रहे थे कि डबल इंजन की सरकार से जनता को है, बैनर में बार बार बोलते हैं, बैनर में। हाँ, जनता को बहुत फायदा होगा। हाँ, फायदा हुआ है, महंगाई का हुआ है, पूरे देश में किसान मारे गए हैं, नौजवान मारा जा रहा है, रोजगार नहीं पा रहा है, किसान को खाद, यूरिया, लाइट, बिजली, पानी नहीं मिल रहा है, बिजली इतनी महंगी हो गई है, शहर में नहीं आ रही तो गांव में कहां से आ जाएगी? हाँ, किसान को मिला है। पुरानी रील है ये, पूरा दोबारा चला रहे हो? नहीं, पुरानी रील है तो क्या वो मुद्दा हट गया? नहीं, वो मुद्दा क्या खत्म हो गया है? किसानों का मुद्दा खत्म। यूरिया सस्ती होगी भी, 4 दिन पहले 300 रुपया डीएपी पे बढ़ा। किसान ही तो थे जो आज वहाँ। तो क्या उनकी डीएपी सस्ती हो गई? उनकी डीएपी, यूरिया, जिंक सस्ता मिलेगा, उनके खेत में पानी समय से मिलेगा, बिजली समय से मिलेगी? क्या सरकार दे रही है?
कोई एक खंभा सही से लगवाया? तो सरकार वही दे रही होगी जो दे रही है। उनकी समस्या नहीं होगी, सरकार तो चोरी कराने में व्यस्त है। चढ़ावा आपकी नजर में कहीं कोई खंभा नहीं, नहीं है? सरकार तो चोरी, किसी को पानी नहीं मिल रहा? अरे कहाँ मिल, हमारे शहर में नहीं, पूरे प्रदेश और देश बताओ में। यार चौबे जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से न किसी को पानी दे पा रहे हो, न कोई खंभा लगा है, न किसी को बिजली दे पा रहे हो, यूरिया डीएपी कुछ नहीं दे पा रहे हो, और ये 172 लाए हो, इसके अलावा लाखों घूम रहे हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला। देखिए, जो चोर हैं, जो डकैत हैं, जो लुटेरे हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो परिवारवादी हैं, जो तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं, उनको तो लाभ नहीं होना है। ये ईमानदार लोगों को, ये कर्मठ लोगों को, ये जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले हैं। देख लीजिए, ये समाजवादी पार्टी का डीएनए है। ये हल्ला बोल सड़क पर भी करते हैं, गुंडागर्दी गांव में भी करते हैं, दलितों को सताते हैं उनके गांव में घुसकर, ये नाम बदल देते हैं दलितों के जो साधु संत उनके महात्मा के नाम पर जिले होते हैं वो बदल देते हैं। इनके नेता अखिलेश यादव जी, कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम अंबेडकर जी के नाम पर बना था, वो बदल दिया। दलितों का प्रमोशन में आरक्षण छीन लिया था। इनकी सरकार थी बहन जी की, और इनकी दोनों 2007 से लेके 17 तक। तो आपको कहते नाम बदलने वाली अरे सरकार है। अरे रुकिए तो सुनिए, तो हाँ। हम किसानों की बात कर रहे हैं। 2007 से लेके 17 तक इन्होंने 10 सालों में दोनों ने मिलकर कितना दिया था? गन्ना भुगतान किया था। गन्ना, वो उत्तर प्रदेश गन्ने के लिए बेल्ट जाना जाता है। इन्होंने 1,34,00,000 रुपए जो है दिया था। और हमारी सरकार ने 2017 से और आज तक यानी 9 सालों में 3,85,000 करोड़ का उन्होंने गन्ना भुगतान किया। हमारी सरकार में किसानों को सम्मान निधि मिलता है। नहीं, जब समाजवादी सरकार थी तो पूरा का पूरा भुगतान 35,000 करोड़ रुपया समाजवादी सरकार ने दे दिया था। ये चीनी मिल ही बेच देते थे। और पिछले 4 साल से ये चढ़ावा चोर, चीनी मिली बेचते थे। नहीं, पिछले 4 साल से ये चढ़ावा चोर किसानों के गन्ना का रेट नहीं बढ़ाया। चढ़ावा चोर? अरे चढ़ावा चोर, अभी आपको जानकारी नहीं है अमरेंद्र भाई? पूरी अयोध्या, पूरा देश, पूरा प्रदेश, आज 200 करोड़ रुपया की चोरी हो गई हमारे प्रभु राम जी के मंदिर में। जब इतना मालूम हो तो जाए सबूत दे जाओ ना। नहीं, सब सबूत। अरे पैसा बरामद हो रहा है, SIT बरामद है। अरे पूरा पैसा वहाँ गोबर में छिपाया गया, घर में छिपाया। जो सुन लीजिए, जो 18,000 और 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, उसके सरकार चला रही है उत्तर प्रदेश की। उनके घर में आप जाके रुपया ढूंढ रहे हो। और चंपत राय, जो चंपत मतलब होता है चंपत गाय, टिल्लू का पूरा नाम क्या? चंपत राय। टिल्लू का पूरा नाम क्या है? टिल्लू का? कौन टिल्लू? छोड़ो, जब टिल्लू नहीं मालूम तो क्या बताओ? सुनिए अमरेंद्र जी, आपके पास आते हैं। ये सब कालनेमी है। हैं? ये सब कालनेमी अरे भाई है। कुछ अच्छा बोलो। कालनेमी तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो 2 रूप रखता है। राक्षस होकर भी जो है साधु का रूप बना लेता है, उसी को तो कालनेमी बोलते ये हैं। कह रहे 172 जिनको आप लाए, उनके अलावा न जाने कितने लोग भटक रहे हैं जिनका मुआवजा आपने नहीं दिया है। देखिए, इन लोग जो है ना, इनके पास कोई खाता होता है, ना इनके पास कोई बही होता है। ये लोग बस यही हल्ला बोल करके कहते हैं जो हम बोले वो सही होता है। मनमोहन सर के पास जाना पड़ेगा मुझे। रुको राहुल, हाँ मैं आया। हाँ, लेकिन जनता सब जानती है। जनता को पता है कि 2017 से पहले 14 मेडिकल कॉलेज थे, आज 85 मेडिकल कॉलेज है। जनता जानती है कि 2 एक्सप्रेसवे 2017 से पहले थे, आज 10 एक्सप्रेसवे हो गए। जनता जानती है कि 2017 से पहले 6 एयरपोर्ट थे, आज 16 एयरपोर्ट हुए। ये तो कह 6 एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं आपने। देखिए, ये सब ट्विटर से और फेसबुक की बताओ भैया क्या है? 6 के 6 एयरपोर्ट आज बंद पड़े हैं। और देखिए, जनता जानती है 350 रुपया वाला यूरिया आज 900 में मिलता है। जनता जानती है पहले एयरपोर्ट सुनिए, जनता तो जानती है। ये जानते हैं, ये सब अपने समय की गाथा बता रहे हैं। जब किसानों पे लाठी चार्ज होती थी, 2-2 दिन लाइन लगा के रात भर रहना पड़ता था, ये उस समय की बात बता रहे सर हैं। के पास आता हूं मैं सर से एक मिनट वर्जन लेके आपका। सर देखिए, जो हम लोगों पर रिकॉर्ड है, एक भी मुकदमा जेवर एयरपोर्ट से संबंधित किसी किसान ने किसी न्यायालय में अभी दर्ज नहीं कराया हुआ है। ये भी जानकारी है हमारे पास में। एक भी FIR कोई नहीं है। किसी किसान ने न्यायालय में एक भी मुकदमा, वो जो धारा है जिसके तहत अपनी चीजें जाते हैं, नहीं दर्ज कराया गया। और ये भी जानकारी है कि जितने भी किसानों ने जमीन उसमें दी, जो हम लोग पर रिपोर्ट के रूप में जानकारी है, उन सब ने एक एफिडेविट साइन करके दिया अलग अलग समय पे कि हमारी जमीन का मुआवजा हमें पूरा प्राप्त हो गया है और अब इस जमीन को हम एयरपोर्ट को पूर्णता देते हैं। इसके बदले में जो मुआवजा मिलना था या जो भी अन्य चीजें हमारी सरकार से वादे थी वो पूरी हो गई। बावजूद उसके वो कह रहे हैं कि लाखों लोग होंगे।
देखिए, उनकी जानकारी हो सकता है, गुप्ता जी की कुछ होगी, उनके पास होगी। मगर यदि कोई विवाद रहा होता, तो जेवर एयरपोर्ट बन के तैयार ना हुआ होता। कहीं चिटपुट हो सकता है कि कुछ लोगों का विवाद रह गया हो, जिसमें कुछ ऐसा पार्ट हो जिसमें अभी एयरपोर्ट बन गया है। हाँ, 3 चरण में विकसित तो होना है। अभी 3 चरण विकसित होना हाँ, है, ठीक तो बात है। अभी कुछ ऐसा पार्ट होगा जहाँ बन गया है, जहाँ ऑपरेशन शुरू अभी हो गया है। टर्मिनल 1 बना है, तो टर्मिनल 2, बनेगा, टर्मिनल 3 3 बनना है। बनेगा और फिर आउटस्कर्ट में बहुत सी फैसिलिटीज बनती हैं, हाँ, डेवलपमेंट जिनकी होते हैं। डेवलपमेंट होते हैं। तो हो सकता है कुछ ऐसी चीजें रही हो जिसकी मुझे खैर जानकारी नहीं, गुप्ता जी कह रहे होंगे तो उनकी कोई जानकारी होगी। मगर मैं इस बात को फिर एक बार कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है कि वहां पर, मगर मैं यहाँ ये भी एक बात जोड़ना चाहूंगा, जो बात गुप्ता जी कह रहे हैं कि 6 एयरपोर्ट सरकार ने विकसित किए और उनमें से कई आज उड़ान के लिए बंद हैं। नहीं, ये कह रहे हो 6 एयरपोर्ट बंद कर दिए। बंद कर दिए कि जब उड़ान नहीं हो रही तो बंद है ना। 7 बने, जेवर भी उसमें शामिल है, 6 में उड़ान नहीं हो रही है। तो उड़ान नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि वो एयरपोर्ट जेवर के लेवल पर नहीं रहे होंगे, छोटे विकसित होंगे। जो छोटे जहाजों वाला होगा तो छोटे जहाज नहीं आ रहे होंगे। ये तो आजमगढ़ का नाम लिया। अब आजमगढ़ का भी नाम है, उसमें और भी बने हैं, कुशीनगर भी बना हुआ है। तो इस तरह की चीजें हैं। जैसे एक बात चल रही थी कि आगरा एयरपोर्ट को भी डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ये बात हम 3 दशक से सुन रहे हैं, मगर अब चूंकि बीच में जेवर बन गया है तो अब आगरा का वो भी मैं सर, एक बात आपने दी, मैं सबके पास लेके गया, ये लोग उस विश्लेषण दे नहीं पाए। मैंने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में धीरेन्द्र सिंह ने, आपने ही कहा सर कि उन्होंने अपनी भूमिका का सार्थक निर्वहन किया। हम सार्थक से बड़ा शब्द नहीं ले सकते, हमें नहीं मालूम, अच्छे बुरे हम किसी को नहीं कहते, लेकिन आपने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में धीरेन्द्र सिंह ने जो भूमिका निर्वहन किया वो एक सार्थक भूमिका है। तो क्या अन्य जनप्रतिनिधि भी विकास कार्यों के लिए ऐसी भूमिका का निर्वहन, ऐसे सेतु का जो है काम कर सकते हैं जनता के और विकास के बीच? देखिए, जनता जनप्रतिनिधि को चुन के भेजती है, जनता तो सीधे विधानसभा में बैठती नहीं आकर के। ठीक है। तो वो यदि मान लीजिए 5 पार्टी 3 पार्टी कोई चुनाव लड़ रही है और उसमें इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता कई बार इंडिपेंडेंट को चुन के भेज देती है, जिसपे भरोसा होता है कि ये व्यक्ति काम करेगा। तो वो जनता का प्रतिनिधि होता है। 2.5 लाख 3 लाख आबादी का प्रतिनिधि हो जाता है जीतने के बाद। 5-5 लाख वोटर, 5-5 लाख वोटर हो जाते हैं। उसमें मान लीजिए कोई विपक्ष का है तो ये वैसे नहीं होता, जब वो जीत गया तो क्षेत्र का विधायक होता है, वो सांसद होता है। तो वो अपने क्षेत्र में यदि विकास के काम करता है, जनता की समस्याओं के प्रति यदि वो जागरूक करके और उसको सरकार के पास जाकर के, और सत्तारूढ़ दल का कोई यदि विधायक है और वो सरकार में जाकर के यदि अपनी जनता के हित में काम करता है, तो निश्चित तौर से वो अपनी जो जैसे लगातार वो सक्रिय दिखते थे, उनके समाचार भी आते थे, कई बार मुख्यमंत्री से लोगों को मिलवाया, कई चीजें आपने भी चर्चा में की, मतलब इस मामले में धीरेन्द्र सिंह लगातार एक्टिव दिखे। इस मामले में मैं कहूंगा कि लखनऊ के सरोजिनी नगर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं राजेश्वर सिंह। आप यदि उनकी विधानसभा में भी जाकर के देखेंगे तो निश्चित तौर से वो भी बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जो एक जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में करना चाहिए। मतलब एक रोल मॉडल हो सकता है। एक वो भी अपना, मैं जैसा पढ़ता हूँ देखता हाँ, हूँ, बिल्कुल, तमाम उनकी बिल्कुल। चीजों को देखता हूँ, ऐसे ही बहुत से और विधायक हैं। अब आलम बदी जी को देखिए, आजमगढ़ के विधायक हैं, हार ही नहीं रहे। तो हार नहीं रहे हैं। तो निश्चित तौर से कमेटी बना रखी उन्होंने जनता की, जो सारे विकास कार्यों पर काम करती है। एक राधा मोहन दास अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर से विधायक थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन राज्यसभा सांसद, बड़े नेता भी हैं, बड़े पद पर हैं। उनको यही योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ही जो शिव प्रताप शुक्ला जी के खिलाफ चुनाव लड़ाया था हिंदू महासभा से। अब वो डॉक्टर साहब अपने बच्चों के बहुत फेमस डॉक्टर गोरखपुर में। अब जब वो विधायक बने तो उन्होंने कहा कि जो डेवलपमेंट की राशि गई उनके क्षेत्र में, उसको उन्होंने बोर्ड लगा दिया कि भाई ये इतनी धनराशि आई है, यहाँ से इसका ये निर्माण होना है, ये कार्यदायी संस्था है, ये पब्लिक अपना देख के समझे। तो तभी वो 4 बार जीते। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के आलम बदी, अगर कोई व्यक्ति वाकई में जनप्रतिनिधि का रोल निभाता है तो आदर्श हो सकता है, मॉडल बनता है। निश्चित तौर से अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल लेके मैं जा रहा हूँ। और मैं दिनेश शर्मा सर आपके पास इस बार देर में आऊंगा, पहले मैं आपके पास आता हूँ। सर ने कुछ नाम लिए और उन्होंने जो नाम लिए उन नामों के पीछे पक्ष नहीं था। उन्होंने राजेश्वर सिंह का नाम लिया, सरोजिनी नगर से विधायक, उन्होंने राधा मोहन दास अग्रवाल नाम लिया, उन्होंने आलम बदी जी का भी नाम लिया, बहुत बुजुर्ग, एकदम कमजोर, कान से सुनाई भी कम पड़ता होगा, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि पब्लिक की कमेटी बनाते हैं, वही सब कराती विकास। कौन सड़क बननी, कौन खंजा बनना, कौन नहीं बनना, पैसा कहाँ लगना। आलम बदी जी खुद खड़े होकर तो तुम्हारी पार्टी में दूसरा कोई आलम बदी कहानी पैदा हो? बहुत है। आदरणीय अखिलेश यादव जी आलम बदी ही, आपको नहीं जानकारी है तो मैं बता देना चाहता हूँ।
जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बना, एक विवाद नहीं हुआ। जो 20 लाख लैपटॉप बांटे गए, एक विवाद नहीं हुआ। हम तो कुछ कहेंगे नहीं। 55,000 लोगों को तीर्थ यात्रा चारों धाम कराया गया, एक विवाद नहीं हुआ। और आपका बगल में जो आपका क्या कहते हैं, हम तो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा में कहते हैं ये देखो फाइल जेपीएनआईसी की, ये देखो फाइल रिवर फ्रंट की, तब यार क्या कहोगे तुम? तो FIR करा के जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं? यदि घोटाला हुआ तो FIR कराए, जेल भेजे, क्यों नहीं भेज पा रहे हैं? सही घोटाला हुआ तो FIR कराओ, जेल भेजो, खाली फाइल निकालते रहते हो नीचे से, झूठे धमकाने कम करते हो। चिंता मत करिए, सच में वो भ्रष्टाचार में जो है जेल जाएंगे। अभी इनके आजम खान जी जो है जल निगम में जो भर्ती इन्होंने कर रखा था, जो इन्होंने घोटाला कर रखा था, उसमें भी वो जेल में ही थे। जेल से अभी जमानत मिली है उनको। चिंता मत करिए, जो इनकी मंशा है कि उनको जेल भेजने हम की आजम खान की बात नहीं कर रहे, उन पर तो भैंस चोरी, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी लगाते हैं आप। हम आलम बदी जी की बात कर रहे हैं, ईमानदार भी है। हाँ नहीं, देखिए बिल्कुल जो अच्छा है उसकी तारीफ होनी चाहिए, चाहे वो जिस दल का हो, जो जनता से जुड़े ये तो मेरे अखिलेश यादव भी आलम बदी है। नहीं, ये तो अब आलम बदी किसी को भी बना सकते हैं। जो आतंकवादियों पर से मुकदमे ये हटाते हैं, ये आलम बदी करते मैं हो। ये सवाल पूछूंगा दिनेश शर्मा सर, क्या अखिलेश यादव जी भी आलम बदी ही है? नहीं, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। एक उनका टेन्योर रहा मुख्यमंत्री का, उसमें वो इतने बड़े विकास पुरुष तो नहीं बन सकते। लोगों को विकास पुरुष बनने के लिए कई बार एमएलए, 8-8, 10-10 बार एमएलए, मुख्यमंत्री, ये वो सब कुछ बनना पड़ता है, तब कहीं जाके इस प्रकार का टैग मिलता है जो आप बोल रहे हैं। आलम बदी जी, हर व्यक्ति, हर विधायक ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र के अंदर सक्रिय हैं, जो अपने क्षेत्र के लोगों के काम आ रहे हैं, सड़क खड़ंजे के लिए अपने जुटे पड़े हैं। तो ये अच्छी बात है। जैसे धीरेन्द्र सिंह का नाम आपने लिया, जेवर के सर ने राजेश्वर सिंह का भी नाम लिया, जी, उन्होंने लिया नाम पढ़ने में ये। आता उनके बारे में। तो इन लोगों ने आलम बदी का भी नाम लिया। इन लोगों की दिलचस्पी का सुपरिणाम उनके सामने आया है। आज पूरे देश के अंदर, राज्य के अंदर लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कितना अच्छा। मैं मूल सवाल पे आने से पहले राहुल कैमरा जरा सर की तरफ करो, एक बार सर सही पूछ लेता हूँ। सर, इनका ये दावा कि अखिलेश यादव भी आलम बदी ही है, आप आलम बदी जी को भी जानते हो, अखिलेश यादव जी को? देखिए, अखिलेश यादव ने अपने एक टेनओवर में 5 साल के कार्यकाल में, 5 साल का कार्यकाल कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, मगर मैं अभी आपको उनके कुछ काम गिना दूंगा तो आप हो सकता है कि किसी को ये दिक्कत हो। देखिए, आगरा एक्सप्रेस वे, ये कहा जाता है कि जो शेरशाह सूरी था जिसने कलकत्ता से ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी, उसके बाद कोई एक बड़ा एक्सप्रेस वे 302 किलोमीटर का बना, तो वो एक जाता है कि एक चर्चा ये उठी कि अखिलेश यादव ने बनाया। लोग बोलते हैं वो सड़क बनाई, वो सड़क बनाई। दूसरी बात है कि लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश में जो मेट्रो चल रही थी, आपकी जानकारी बहुत अच्छी। मैं उस कंटेंट पे आ रहा था कि आलम बदी को भी, क्योंकि लगातार वो कितनी बार से विधायक है, चीजें आप जानते हो, एक कमजोर क्रश काय शरीर में थोड़ा झुके हुए उम्र के हिसाब से हो जाता होगा। मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ। साधारण कुर्ते पजामे, मैंने देखा कलफ नहीं लगा होता कभी उनके पर्दा में, साधारण से कुर्ते पजामे में यही दारुसफा में रहने वाले आलम बदी अभी भी अगर जीत के आ रहे हैं, कुछ तो ऐसा होगा। और इन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव भी आलम बदी ही। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, फिर से आपसे मैं जो बात कह रहा था आपको 1 मिनट बताऊंगा कि लखनऊ के अंदर आपको जो विकास की चीजें दिख रही होंगी बड़े बड़े, ये एक विकास, एकाना स्टेडियम हो, चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट हो, चाहे मेदांता जैसा बड़ा अस्पताल यहाँ लाया हो, मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो अखिलेश यादव के 5 साल के टेनओवर में। सर, दाग भी लगे, उंगली भी उठी। दाग लगना और उंगली उठना एक अलग विषय होता है कि किसी भी, देखिए, जो काम करेगा उंगली उठेगी, दाग भी लगेंगे। तो ये सरकार जो आती है, अब कल को किसी और पर भी आरोप, राजनीति है, और यदि दाग उठा है तो जांच होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी। ठीक बात है, हम नहीं मना कर रहे, सर भी नहीं मना कर रहे। आलम बदी जैसे और भी तमाम विधायक हैं जो 5 बार, 6 बार, 7 बार से एमएलए हैं। कल्याण सिंह, सुरेश खन्ना 9 बार से विधायक हैं, जबकि उनकी जात का उतना महाराज भी जीत रहे हैं। सतीश महाराज, जबकि उनकी जाति का, इन दोनों का, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटर उतना है नहीं। खन्ना जी का ना महाराज जी का। कल्याण सिंह जीते 10-10 बार, कल्याण सिंह जीते अपने विधायक, अपने लगातार जीते, उनकी बेटी लगातार जीते। तो ऐसा नहीं है राजा भैया लगातार जीते, भाई, राजा भैया जीते। देखिए, वो हर व्यक्ति का कुछ अलग अलग चीजें होती हैं जिनके कारण जीत होती है, मगर आप निश्चित तौर से जब तक क्षेत्र की जनता से, अपनी जनता से जुड़ाव नहीं रखोगे, विकास से नहीं जुड़ोगे, क्षेत्र की जनता जो है उसकी क्या नीड है, यदि आप उस पर खड़े नहीं उतरोगे,
देखिए क्षेत्र की जनता की बहुत बड़ी नीड नहीं होती है, बहुत उसको कनेक्टिविटी सबसे बड़ी नीड। कनेक्टिविटी सबसे बड़ी है कि जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में रहता है, अपने पब्लिक के बीच रहता है, अपने मतदाताओं के बीच रहता है, उसके हर सुख दुख में खड़ा होता है, यही उसका सबसे बड़ा है। तभी मैं बता रहा हूँ कि मैं 3.5 दशक में मैं ऐसे तमाम विधायकों को जानता हूँ जो लगातार चुनाव जीत करके आते हैं। तो वो निश्चित तौर से मतदाताओं के प्रति कहीं ना कहीं उनकी जवाबदेही है, वो मतदाताओं से उनका जुड़ाव हो और मतदाता उन पर ट्रस्ट करता है। क्यों बे जी, भारतीय जनता पार्टी नियत अच्छी और एक सफल प्रोजेक्ट, लेकिन आज जो हुआ वो केवल एक नैरेटिव है राजनीतिक। अगले चुनाव की तैयारी है या वास्तव में जनता के लिए ये सरकार या ये सरकारें वास्तव में कुछ नया प्रयोग कर पा रहे हैं? अमरेंद्र जी, अभी आप देख रहे होंगे पूरे 5 साल में एक एक्सप्रेसवे वो बना पाए थे। हमारी सरकार ने जो है 10 एक्सप्रेसवे हमारी सरकार छोड़ो अपनी सुनिए काम करने का काम हम करेंगे तो बताएंगे। फिर मुझे बीच में जाना पड़ेगा। नहीं, बीच में जाने नहीं, पूरी तो बात आप सुन लेने दीजिए। आप जब बता रहे हैं तो हमें काम तो बता लेने दीजिए। बताइए। 14 मेडिकल कॉलेज से 80 मेडिकल कॉलेज हो जाए, 6 एयरपोर्ट से 16 एयरपोर्ट हो जाए, एक कहाँ 134 लाख करोड़ का भुगतान गंदा भुगतान हो, आज 385 करोड़ रुपए, 3,85,000 करोड़ रुपए का 1,34,000 करोड़, 3,85,000। अब 3 गुना अधिक है। इनसे 3 गुना चाहे सड़क निर्माण के मामले में हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे किसानों को मुआवजा देना हो, हर मामले में इनसे अधिक। और तो और हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वो हम जनता के बीच में जाके कर रहे हैं, उससे लोगों को रोजगार मिल रहा है। और इनका क्या मॉडल था? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 अपराधी। आपको याद होगा इलाहाबाद में उस माफिया का जिसने जमीनों पर कब्जा कर रखा था। और हमारी सरकार का काम ये है उन्हीं जमीनों पर जिसने गरीबों का छीना था, आज उन गरीबों को आवास मिलेगा। याद करिए गाजीपुर का वो माफिया जो जेल में बंद रहता था, उसके लिए तालाब खोदवा दिए गए थे, उसके साथ डीएम जो है बैडमिंटन खेलता था। तो उस मॉडल को उत्तर प्रदेश की जनता नहीं भूल सकती। वो जो है योगी मॉडल को ही याद करेगी। और 2027 में फिर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। बस इतना हो गया तुम्हारा काम, खाली एक एयरपोर्ट से तुम्हारी सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। अरे आप किसानों का हमने बताया, हमने किसानों के बारे में नहीं बताया क्या आपसे? उनको किसान सम्मान निधि मिल रहा है। हमने आपको बताया कि इनके समय में जो है चीनी मिलें बंद हो जाती थी, हमारे समय में जो है पिपराइज चालू हुआ, इन लोग चीनी मिलें बेच देते थे। हम लोग समय पर गन्ना भुगतान कर रहे हैं, समय पर सिंचाई का पानी जा रहा है। ये सब बातें लेके आपके उनके पास आऊंगा मैं। अरे आप लेकर जाइए ये अशोक गुप्ता जी तैयार हो जाइए, आपकी सब बातें इनको जवाब देना। सवाल ये है, इन्होंने जो कहा, इन्होंने अपनी बड़ाई की, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो आप पर आरोप है कि तुम्हारे समय में चीनी मिल बंद हो जाती थी, वो रिकॉर्ड भुगतान कर रहे हैं। तुम्हारे समय में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होता था, ये कह रहे हैं। हमारे समय 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजिन होता है। क्या कुछ ऐसी कमी आप बता सकते हो जो छूट गई और सरकार पिछली बार नहीं बनी, और इस बार वो कमी आप पूरी करोगे और सरकार बनाओगे? ऐसा आपने कोई तैयारी कर रखी या इनकी बात को हम सही मान? देखो, गाय खाने वाले चंदा चोर चढ़ावा चोर, चंदा चोर चढ़ावा चोर, गाय खाने वाले, ये किसी को कुछ भी, गौमूत्र से इनको बदबू आने वाली, इत्र से इनको खुशबू आने वाली, गौ भक्तों पर इन्होंने जो है गोली चलवाने वाले, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले, सरजू मैया के जल को जो है खून से लाल कर देने वाले आज ये बात कर रहे हैं, ये धर्म की बात कर रहे हैं। तो निपेंद्र मिश्रा जैसे और चंपत राय जैसे लोगों को जब तक वहां से हटाया नहीं जाएगा, निपेंद्र मिश्रा तो खूनी है। आज जेवर एयरपोर्ट में बात कर लेते हैं, उस पर कभी और बात कर लेते हैं। नहीं, जब उन्होंने दर्शन करने नहीं जा पाए, तुम बातें कर रहे नहीं गए। अध्यक्ष जी तुम्हारे अध्यक्ष जी जाएंगे, उन्होंने कहा है हमारी मंदिर पूरी हो जाएगी उसके बाद जाएंगे। हमारी मंदिर पूरी हो जाएगी उसके बाद चलो हम एयरपोर्ट पे बात कर लेते हैं, फिर बाद में आते हैं। हमारे पास टाइम नहीं बचा है, बहुत छोटा छोटा सवाल, छोटा छोटा जवाब, हमारे पास 3 मिनट टाइम बचा है सर। क्या जेवर एयरपोर्ट का सफल मॉडल सरकार को कोई पॉलिटिकल लाभ देगा? बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक लाभ भी देगा और रोजगार भी देगा, दोनों चीजें देगा। अच्छा, क्या किसान कार्ड फेल हो गया है पश्चिम में विपक्ष का? भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश में किसान कार्ड फेल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष का? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह भाजपा के मुख्यमंत्री केरल में किसान बैठे थे। अरे 170 क्या पूरा देश 170 मैसेज पॉलिटिक्स है ये। वही तो बता रहे, फोटो सेशन था
और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में किसान मारा जा रहा है नेगोशिएशन तो वो भी था जब तुम लैपटॉप बांट रहे थे। 2027 में थोड़ी मिल गया। जननायक 2027 में पीडीए जननायक कुर्सी पे आने वाले 2027 में क्या होगा हम देख लेंगे। क्या ये जो जेवर का एयरपोर्ट है ये आपको पॉलिटिकल माइलेज दे पाएगा कोई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल माइलेज के लिए नहीं बल्कि सबका साथ सबका विकास के लिए बात करती है। जो जेवर एयरपोर्ट बना है वो विकास का अद्भुत उदाहरण है कि सरकार अगर संकल्पित हो, सरकार के अंदर इच्छा शक्ति है, तो वो जो है लटकाने में भटकाने में विश्वास नहीं करती है बल्कि काम करने में विश्वास। अरे काम करने में विश्वास करती। सर के पास जाके मुझे पूरा करना पड़ेगा, समय मेरे पास नहीं है सर। लास्ट वन क्वेश्चन, और सर ठोस जवाब दीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे कितना, लेकिन क्या यदि ये जेवर एयरपोर्ट एक सफल प्रोजेक्ट माना जाए तो क्या ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में पश्चिम में कुछ लाभ भी दे सकता, भले एक सीट पे ही सही। निश्चित है कि एक जेवर एयरपोर्ट बना है जिसकी लंबे समय से मांग चल रही थी, करीब 2.5 दशक के बाद बन के तैयार हुआ है। तो निश्चित तौर से कि आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, वहां से मथुरा वालों को सुविधा हो गई है, वहां से गुड़गांव वालों को सुविधा हो गई है, तमाम ऐसे है, बाद में इंटरनेशनल फ्लाइटें भी उड़ेंगी। तो एक वहाँ आर्थिक बताने के लिए एक बात बताने है। के लिए बात तो है, और सरकार अब चुनाव में जाने वाली है, 4 महीने बाद चुनाव है, तो निश्चित तौर से चुनाव का एक बड़ा एजेंडा भी बनेगा कि अब क्या होगा क्या नहीं ये तो समय बताएगा। हमारे सभी मेहमानों ने अपनी अपनी बात कही, हमने सबको मौका भी दिया। अब बात के बीच में जो गर्मी में भी आ जाते हैं, भाई समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष है, तो थोड़ी बहुत गहमा गहमी तो बनती है। और हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं उनसे भी हमने सवाल किए, उन्होंने ठोस जवाब दिए। मनमोहन सर ने आज चीजों को बहुत विश्लेषित तरीके से पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन दिनेश शर्मा सर खुल के बोलने वाले व्यक्ति, और वो कह रहे हैं ये जो हुआ है ये मामूली नहीं है। वो कह रहे हैं ये जो हुआ है इसका इंपैक्ट होगा। अब क्या इंपैक्ट होगा? एक बड़ा एयरपोर्ट जिसके बारे में कहा जाता है जब उसका तीसरा चरण पूरा होगा तो 7 करोड़ लोग वहां से सफर कर सकेंगे। ये उत्तर प्रदेश सरकार को कितना राजनीतिक लाभ देगा, ये विपक्ष के किसान कार्ड को कितना फेल करेगा, ये विपक्ष की उस पॉलिटिक्स को जो पश्चिम में जाति आधारित थी, अभी कुछ ही दिन पहले एक रैली हुई उसमें कुछ ऐसा दिखा, उसको कितना डैमेज करेगी। और आने वाले 2027 चुनाव में जेवर एयरपोर्ट पर सरकार कितनी बात करेगी और क्या कुछ उसका नतीजा होगा, इन सभी चीजों पर हम नजर बनाए रखेंगे और आप भी बनाए रखिएगा। फिलहाल आज का दिन जेवर एयरपोर्ट की उस उड़ान का दिन था जिसमें 172 ऐसे लोग उड़े जिन्होंने अपनी जमीनें उस प्रोजेक्ट के लिए दान दी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आकर के बात की और सम्मान पाया। हम विश्लेषण करेंगे ऐसे मुद्दों का लगातार, क्योंकि हम हैं आपके रिपोर्टर और आपको रिपोर्ट पेश करना हमारा काम है। हमारे साथ ये राहुल जो कैमरा चला रहे हैं, ये भी अपनी जिम्मेदारी आपके लिए निभाते हैं। हम लगातार आते हैं और आपके सवाल उठाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। तो हमारे खास शो माइक ऑन में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।